नहीं, मैंने आपके साथ शेयर किया ना कि आपने सीआरआर कट किया, बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ गई, इसी वजह से थोड़े खराब होते हुए दिख रहे हैं। दुनिया का कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जो ये कहे कि भाई हम तो गिरेंगे ही नहीं। और इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, तो वैल्यू से जितना नीचे आप खरीदेंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इवन वॉरेन बफेट भी, हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं, सरकार तो हमसे ही लेती है। सर, आपने कहा था कि मार्केट में हमें लॉन्ग नहीं जाना है और 25,165 नियर टर्म टॉप है इस रैली का और मार्केट लगभग वहीं से रिवर्स करके गिरना स्टार्ट हुआ। तो सर, तेजी खत्म मान लें, इसको शॉर्ट कर दें अभी? तो देखिए, दो चीज़ें कही थी, पहला कि हमें लॉन्ग नहीं जाना है और दूसरा कि 25,165 के आसपास मार्केट का टॉप होगा, नियर टर्म टॉप होगा। तो लॉन्ग नहीं जा रहा था, ऐसा क्यों कहा? अगर आप देखें तो बहुत पेसिमिज्म था, चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी और ऐसे में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, जीएसटी कट्स के अनाउंसमेंट होते, साथ ही रेटिंग जो हमारी अपग्रेड हुई है कंट्री की, वो भी अनाउंसमेंट होता है। तो इसका मार्केट में सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। अब रेटिंग में जो चेंज हुआ है उसका तो बहुत ज़्यादा फायदा होना है नहीं, फायदा ज़्यादा जीएसटी कट का हो सकता है, लेकिन जीएसटी कट्स तो हुए नहीं थे और कितने होंगे, किस शेप में होंगे, हमें नहीं पता। ऑलरेडी कई चीफ मिनिस्टर्स ने इस पे कंसर्न जताया है कि जो रेवेन्यू लॉस होगा उसका हम क्या करें। इस साल में ही अगर आप देखिए, जीएसटी कट से 40,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू लॉस है। अगर फुल ईयर का लेंगे तो अराउंड 1 to 1.2 लाख करोड़ का लॉस है। तो बहुत सारे अनसर्टेनिटी थी। तो ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना कि इमोशंस में बहकर मार्केट ऊपर चला गया, और हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि ये ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चर्ड रैली है, तो कोई ठोस वजह नहीं थी। अगर तो ये होता कि कट्स अनाउंस हो जाते और फिर मार्केट भागता, तब भी एक उम्मीद रहती, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने कहा था कि इस पे हमें लॉन्ग नहीं जाना है। और टॉप की हमने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, 25,165, लगभग वहाँ से 10-15 पॉइंट नीचे से ही मार्केट नीचे गया है। अब क्या ये टॉप बन गया है, क्या यहाँ से सीधा नीचे गिरेगा? देखिए, कभी भी मार्केट्स लीनियर फैशन में नहीं गिरते, यानी कि चढ़ रहे हैं तो चढ़ते ही जाएंगे, गिर रहे हैं तो गिरते ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा जिगजैग जिगजैग होता है। अब अगर आप इस रैली को देखिए, मैं पिछले 8-10 दिन में जो मार्केट चढ़ा है लो से, अगर हम उसको देखें तो क्या सिचुएशन है। हमने लो करीब बनाया था 24,300 के आसपास का, ओके, और वहाँ से हम बढ़कर 25,150 के आसपास तक पहुँचे। करीब करीब 800 पॉइंट्स की रैली हमें देखने को मिली, जो कि सिग्निफिकेंट है। 800 पॉइंट की रैली 4 से 5, 6 से 7 दिन में हो गई, काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये। तो अभी भी लोग एक दिन के फॉल से बेरिश नहीं होंगे। ज़्यादातर रिटेल को अगर आप देखेंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ठीक है यार, एक दिन गिर गया तो क्या है, फिर चढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि अभी जो नियरेस्ट टॉप है दोबारा टेस्ट करें, इट्स पॉसिबल। लेकिन हमारा स्टैंड वही रहेगा कि अगर एक एक जो सेकेंडरी मूवमेंट आती है, रैली आती है, तो वो भी सस्टेन नहीं होगी। हो सकता है हम जो रिसेंट टॉप है उसको टेस्ट करें, हो सकता है थोड़े ऊपर भी चले जाएं, लेकिन उसका भी हश्र यही होगा। रीजंस वही हैं कि ग्राउंड पर क्या बदलाव है, आप मुझे बताइए। ग्राउंड पर कोई बदलाव नहीं है। सर, दो डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। पहला तो गेमिंग बैन और दूसरा ये कि ऑप्शंस में सेबी फिर से चेंजेस कर रही है। और सर, रीज़न बोला जा रहा है ये कि जनता इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रही है। आपको इसमें कोई कनेक्शन दिखती है? देखिए, एक्चुअली जैसा मैंने कहा, जीएसटी कट्स को भी अगर गिने तो 3 मेजर चेंजेस अनाउंस्ड हुए हैं, ओके। तो गेमिंग का हम जानते हैं कि जो रियल मनी से जो गेमिंग यूज़ होती है उस पर बैन लगा है। इसके बाद अभी अब ऐसे भी बात आ रही है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी को भी फर्दर चेंजेस किए जाएंगे, और जीएसटी कट्स का हमने जिक्र किया। अब इन तीनों अनाउंसमेंट को की टाइमिंग को अगर आप देखें, मोटा मोटा एक टाइम पर आ रहा है, ओके। इसमें जो सबसे
सरप्राइजिंग है वो है ऑनलाइन गेमिंग का। ओके, गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी हो गई है। आप अगर देखें तो इंडिया में 56 करोड़ गेमर्स हैं। एक छोटी मोटी रकम नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ 56 करोड़ गेमर्स, तो मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इतने गेमिंग अकाउंट्स हैं। तो कई लोग जो होता है वो कई दूसरे 10-12 प्लेटफॉर्म्स पर भी गेम करते हैं। तो अगर इनको जोड़ें तो इतना बड़ा मार्केट है और करीब $4 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो कि अगले 4 से 5 सालों में डबल हो जाएगी। करीब 20-22 हज़ार लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। तो अचानक से एक बिल आया, पार्लियामेंट में पास भी हो गया कि रियल मनी से जो गेमिंग चलती है उस पर बैन लगेगा। ओके, रीज़न क्या बताया गया कि यूथ हमारा बिगड़ रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर फेस कर रहा है, स्लीपलेसनेस हो रही है, तरह तरह के रीजंस दिए गए। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि ये प्रॉब्लम्स को समझने में इतना टाइम क्यों लग गया। गेमिंग इंडस्ट्री आज तो है नहीं। वो जो 11 नंबर का ऐप है वो कब से चल रहा है? मुझे लगता है वो 2009-10 से चल रहा है। तो वो तो तब से चल रहा है, लोग उसमें तब से पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो इतने देर से आपको क्यों रियलाइज़ हुआ? और हम जानते हैं कि 11 नंबर के ऐप के कितने एड्स आते हैं। उन एड्स का क्या, हमें दिख रहा था कि हमारा यूथ उस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं, और अगर मैं बाकी दोनों चेंजेस को भी देखूं तो उससे मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं इकॉनमी और हमारे बैंकिंग सेक्टर में या तो कोई बड़ा संकट आ रहा है या सरकार को ऐसा लग रहा है कि शायद आएगा। उसके एंटिसिपेशन में ये चेंजेस किए जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है, और मैं गलत भी हो सकता हूं। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अच्छा, पर बैंकिंग इंडस्ट्री में इससे क्या प्रॉब्लम है? बैंकिंग इंडस्ट्री में कई सारी देखो प्रॉब्लम्स हैं। ओके, एक तो इनमें जो स्लिपेज है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। Q1 का डेटा अगर आप देखेंगे तो 26% राइज है स्लिपेज में। 63,000 करोड़ का स्लिपेज है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अगर आप देखें 50,000 करोड़ का स्लिपेज था, वो भी सिग्निफिकेंट था। तो उस पर भी ग्रोथ देखने को मिला है 26%। अगर आप लोन राइट ऑफ की बात करें तो करीब 26,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ है। ओके, जिसमें सरकारी बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। अब ये स्लिपेज और राइट ऑफ क्यों हो रहे हैं? तो माइक्रो फाइनेंस की प्रॉब्लम, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लोन बैंक देता है
और जो अनसिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स होते हैं उसकी वजह से। तो ये क्या दर्शा रहा है? लोग लोन ले रहे हैं लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सीधा प्रॉब्लम है कि इकॉनमी में प्रॉब्लम है, जॉब्स में प्रॉब्लम है, और उसका इम्पैक्ट बैंकों में भी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से बॉन्ड मार्केट में ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है। ओके, 86% का राइज हमें देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि कंपनीज बोल रही हैं हम बैंक से लोन नहीं लेंगे, हम डेट मार्केट से लेंगे, बॉन्ड मार्केट से लेंगे, और उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन, एचएनआईज भी काफ़ी वहाँ पर एक्टिव हो गए हैं, वो फंड कर रहे हैं बॉन्ड को। तो बैंकों के पास दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली कि भाई लोन लेने वाला नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट ले नहीं रहा है, कॉर्पोरेट इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है इकॉनमी पर। अगर जो कर भी रहा है तो वो बाहर कर रहा है, हमारे देश में तो कर भी नहीं रहा है। और दूसरा, जो लोन लेने को तैयार है, नीडी है, उसको बैंक सोच रहे हैं कि पता नहीं ये चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए देखिए आप, इतनी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, रेट कट, जीएसटी कट, बजट में अनाउंसमेंट्स हो, लेकिन बैंक पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि बैंक्स ड्यू टू इकॉनमी थोड़े संकट में नजर आ रहे हैं, और ये डेटा किसी से छिपा नहीं है, लगातार वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिंग में कहा जा रहा है रिटेल को मत करो ऑप्शंस में, अब गेमिंग को भी कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई पैसे को वहाँ डाइवर्ट मत करो, पैसे को बैंक में लेकर आओ। तो वो सारे एवेन्यूज़ जहाँ पर आप इस तरीके से थोड़ा डेली का ट्रेडिंग और ये सब करते हैं, सरकार चाहती है कि जस्ट स्टॉप, बैंक में पैसे लेकर आओ, बैंक में रखो। उसका एक और फ़ायदा क्या होगा कि कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं, सेठ जी टाइप लोग हैं, उनको पैसे की दरकार होती है, बाहर से तो मिल नहीं रहे, सब जगह सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तो भाई उन्हें तो देना पड़ेगा ना, तो बैंक में आएंगे तो हो सकता है उन्हें कुछ लोन भी मिल जाए। तो ये सिचुएशन है। तो मुझे लग रहा है कि इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए, मतलब इकॉनमी और बैंकिंग दोनों की जो करेंट प्रॉब्लम्स हैं, मे बी गवर्नमेंट इज़ रियलाइजिंग कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स और सिवियर होंगी, उसको फिक्स करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर सर, इतने सारे चेंजेस तो किए गए ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर्स में, जैसे कि रेट कट्स हुए, सीआरआर कट्स हुए, इनका कोई असर नहीं हुआ? नहीं, मैंने आपके साथ शेयर किया ना कि इनका असर क्यों नहीं हो रहा है। आपने सीआरआर कट किया, बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ गई, ओके, बैंकों के पास पैसा आ गया। अब कोई बड़ा कॉर्पोरेट तो लोन ले नहीं रहा है, वो जा रहा है बॉन्ड मार्केट में, और अब क्या हुआ है कि हमारी रेटिंग भी अच्छी हो गई है, तो बाहर तो और जो लोन सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ आपको अगर 8%, 10% इंटरेस्ट देना हो, वहाँ तो 5% में मिल जाएगा, तो क्यों यहाँ से लोन लेगा? और दूसरी तरफ आपके बैंकों के डिफ़ॉल्ट्स भी हो रहे हैं, तो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स तो वही हैं। अब हम रेट कट्स की बात करते हैं, तो रेट कट से तो बड़े बैंकों को नुकसान हो रहा है, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्चुअली घट रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनकी इनकम होती थी, इंटरेस्ट का इनकम ईएमआईज़ का जो मिलता था, उसमें तो ड्रॉप हो गया, क्योंकि वो बेंचमार्क से लिंक्ड होता है। लेकिन सेविंग्स में जो इंटरेस्ट दे रहे थे, उसमें उस हिसाब से ड्रॉप नहीं हुआ है। इट विल टेक टाइम। तो उनको कोई फ़ायदा ही इससे नहीं हुआ, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं कर रहे। तो और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, आपने सब कर दिया, लेकिन आपके लोन बुक में कैसे ग्रोथ होगी? आपका जो लोन लोग लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, कुछ सामान खरीदने के लिए लेते हैं, गाड़ियां खरीदने के लिए लेते हैं, तो जब वहाँ पर सेल नहीं बढ़ेगी तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तो ओवरऑल फंडामेंटल्स जो हैं बैंक के, इसी वजह से थोड़े खराब होते हुए दिख रहे हैं। एनीवे सर, कल के वीडियो में आपने आईटी के 3 दिग्गज स्टॉक के बारे में बात किया था, जिसमें 2 स्टॉक्स तो वैल्यू जोन के पास ही थे और एक स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड था। सर, सवाल 2 हैं इससे कि पहला, हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करें, और दूसरा, क्या वैल्यू जोन का मतलब ये है कि ये स्टॉक यहाँ से ही रिवर्स कर जाएगा?
राइट कल हमने आईटी सेक्टर को बहुत डिटेल में स्टडी किया था और उसमें हमने आपके साथ टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल तीनों की ट्रू वैल्यूएशंस डिस्कस किए थे कि किस लेवल पर वैल्यू जोन है। तो उसमें टीसीएस वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है, तो टीसीएस की वैल्यू आई थिंक 29-30 के आसपास थी और प्राइस उससे 100-150 रुपये ऊपर चल रहा होगा। इन्फोसिस का भी वैल्यू जोन के आसपास था, इस वक्त 1400 का प्राइस चल रहा है और करीब 1350 के आसपास उसकी वैल्यू थी। और HCL थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा था क्योंकि उसका प्राइस 1400 के आसपास है और वैल्यू करीब 1077 के आसपास थी। तो ये अगर हम देखें तो HCL क्यों ओवर वैल्यूड दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना एक साल में ये कम गिरा है, HCL 10% के करीब गिरा है, सबसे ज़्यादा TCS गिरा है करीब 25% से ज़्यादा और इन्फोसिस भी करीब 20% गिरा है। तो क्या होता है ना कि जब स्टॉक्स गिरते हैं, अच्छे स्टॉक्स गिरते हैं और सभी स्टॉक गिरते हैं, दुनिया का कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जो ये कहे कि भाई हम तो गिरेंगे ही नहीं, तो जब स्टॉक गिरते हैं तभी हमें वैल्यू मिलती है। और इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, वो वेट नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि ये 10% बढ़ गया, अभी मैं नहीं खरीदूंगा तो ये और 10% बढ़ जाएगा, फोमो जिससे हम कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इन्फोसिस, टीसीएस तो वैल्यू जोन के पास है और HCL अभी भी नहीं है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ करें? देखिए, जब भी स्टॉक वैल्यू जोन के आसपास होता है और वैल्यू के नीचे आप खरीदते हैं, तो वैल्यू से जितना नीचे आप खरीदेंगे उतना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। अब आप सोचो कि नहीं जी ये तो नहीं गिरेगा, मैं खरीद लूँ, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। अगर मार्केट्स कंटिन्यूसली चढ़ते जा रहे हैं तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, आप ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। लेकिन जब आपको दिखता है कि भाई सेक्टर में प्रॉब्लम है, इकॉनमी में प्रॉब्लम है, मार्केट भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो और आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रखते हैं, तो फिर बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ठीक है मुझे लॉस हो जाएगा तो मुझे परवाह नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इवन वॉरेन बफेट भी, वो बुल मार्केट के पीक पर भी कैश में बैठे रहते हैं। क्यों? कहते हैं कि भाई स्टॉक में तो वैल्यू नहीं है, मैं क्यों खरीदूं, मेरे को बैंक में पैसा पड़े रहने दो, मेरे बॉन्ड में पड़े रहने दो, वहाँ कुछ तो मेरे को आ रहा है, मैं तो तभी खरीदूंगा जब मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। तो यही एक जो इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर में अंतर होता है। अब टू कमिंग बैक टू द अदर क्वेश्चन, अगर वैल्यू जोन में है तो क्या प्राइस यहीं से रिबाउंड करेगा? कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, आप वैल्यू जोन से जितना नीचे आप खरीदेंगे उस स्टॉक में लॉस होने के चांसेस उतने कम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वैल्यू जोन के नीचे हैं। तो क्या होगा, जब वो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर दिखेंगे ना, तो कोई ना कोई बड़ा HNI, कोई ना कोई FII, कोई ना कोई DII आके उन स्टॉक्स को खरीदेगा और उसमें रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बुल मार्केट में हैं, मार्केट्स लगातार ऊपर जा रहे हैं, इकॉनमी की सिचुएशन अच्छी है, तो वैल्यू जोन के आसपास आप खरीद सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, इकॉनमी में अनसर्टेनिटी हो, उस वक्त यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हमें वैल्यू जोन के 10-15% नीचे से बाइंग शुरू करनी चाहिए। और इस रूल को हमेशा ध्यान में रखिए कि जितना नीचे आप खरीदेंगे उतना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। फिर ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले सवाल आ रहा है कि लॉस ऑफ रेवेन्यूज, हाउ गवर्नमेंट विल मैनेज। ओके, सो शायद ये GST रेट कट्स की बात कर रहे हैं कि जब रेट कट होगा तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में डिप आएगा। और हमने डेटा भी आपके साथ शेयर किया कि इस साल ही करीब 40,000 करोड़ का लॉस होने वाला है। फुल ईयर में देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लॉस होगा। तो ये कैसे कंपेंसेट होगा? इकॉनमी का एक सिंपल रूल है कि जब भी आप टैक्सेस कम करते हैं, सेल बढ़ जाती है। ओके, इसी उम्मीद पर टैक्सेस कुछ गवर्नमेंट्स कम करके रखती हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा वर्क नहीं करता, तो इट्स अ गैम्बल। अगर आपने टैक्स कम कर दिया और इधर जॉब्स नहीं बढ़ी तो आपको रेवेन्यू लॉस होने वाला है।
फिर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आपके टैक्सेस लगेंगे और या तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या कुछ कुछ भी कहीं इनडायरेक्टली आपसे ही वसूला जाएगा, क्योंकि सरकार पैसे कहाँ से लाएगी, सरकार तो हमसे ही लेती है। तो ये एक बड़ा रिस्क है, ये गैम्बल है, और इस सरकार ने ये गैम्बल लिया है, मुझे उम्मीद है कि सोच समझ के लिया होगा। तो तभी ये गैम्बल सक्सेसफुल होगा जब इकॉनमी, जॉब्स दोनों में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, अदरवाइज फिर हमें नुकसान ही होगा। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल, हु बेनिफिटेड बाय लो प्राइस क्रूड ऑयल? फ्यू कंपनीज, नॉट पब्लिक। इंडिया नॉट मेड एनी इनोवेशन इन एनी सेक्टर एक्सेप्ट लो कॉस्ट लेबर। इसका क्या कहना है सर? ओके, सो देखो, ऑयल के बारे में आप जानते हैं क्या कहानी है। रशियन ऑयल हमने खरीदा, सस्ता खरीदा, लेकिन हमारे पेट्रोल डीजल के रेट्स तो कम नहीं हुए, ये तो सब जानते हैं। ओके, अब देखो, अमेरिका के जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि 2022 में इंडिया 1% रशियन ऑयल खरीदता था। अब हम जितना ऑयल खरीदते हैं उसका 42% हम रशिया से खरीदते हैं। इतना ऑयल हम सस्ता खरीद रहे हैं, उनका कहना है, लेकिन पब्लिक को फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा हो रहा है फ्यू रिच फैमिलीज़, और कहा गया कि $16 बिलियन का प्रॉफिट उन्होंने कमाया ये सस्ता ऑयल बेचकर। तो देखिए, हमें तो पता है कि डेटा तो यही है। ओके, तो पब्लिक को फ़ायदा भी नहीं हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाइना जितना ऑयल इंपोर्ट करता है उसका एक पार्ट, छोटा पार्ट रशिया का है। वो परसेंटेज मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन इंडिया का 42% रशिया से है। तो चाइना को वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, और हमारे लिए कह रहे हैं कि few families made profit. Okay, and that was the logic behind these the sanctions or additional tariffs. Okay, तो ये कहानी है। अब ग्राउंड पर सिचुएशन तो बदल नहीं रही है। हमें लगता है कि रशियन ऑयल खरीदना जारी रहेगा, उम्मीद है। अब क्या वो बढ़ेगा, क्या घटेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और अगर ये बढ़ा और पेट्रोल के दाम कम हुए, डीजल के दाम कम हुए, तो नथिंग लाइक इट। हमारी इकॉनमी को भी हेल्प मिलेगा, हमारे जेब में एडिशनल पैसे आएंगे, उनसे हम और चीज़ें खरीदेंगे, इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हमें फ़ायदा नहीं मिला और वही रिच फैमिलीज़ को ही फ़ायदा मिलता रहा, फिर तो ये सही नहीं है। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले हफ्ते मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? व्यू सेम है, कोई इसमें विशेष बदलाव नहीं है। ओके, आज का डेटा अगर हम देखें तो वहाँ पर भी वही पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, सो पुट के आईवीज बढ़े हैं, और अगर पुट कॉल रेशियो देखें वहाँ पर ड्रॉप मिला है। तो जो हायर लेवल पर पुट कॉल रेशियो गया था 1.3 तक, वो सस्टेन नहीं किया, वो अब 1 से नीचे आ गया है। ओके, तो ऑप्शंस मार्केट में हमें दिख रहा है कि बेरिशनेस का जो इंडिकेशन है वो क्लियर कट दिख रहा है। अब अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की तरफ जाएं, करंट मंथ में ओआई एडिशंस नहीं हुआ है। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। ओआई एडिशंस नहीं ऐड हुआ है, यानी कि बेरिश पोजीशंस ऐड नहीं हुई हैं करंट मंथ में, यानी कि अगले कुछ दिन तक भी मार्केट ऐसे ही चलेंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चलेंगे, ये डेटा इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जो चीज़ स्कैरी है वो ये है कि नेक्स्ट मंथ में पिछले 3 दिनों से लगातार काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो हमें पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों ऐड हो रहे हैं, ये बेसिकली एफआईआईज़ की पोजीशन से। एफआईआईज़ की अगर आप फ्यूचर्स की पोजीशंस देखेंगे, उन्होंने अभी भी 1.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके रखे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे उनकी सेल की फिगर आ रही है, थैंकफुली सेल की फिगर्स बहुत छोटी छोटी चल रही हैं। और आज का जो फॉल था, अगर आप उसके पैटर्न को देखें, सारा दिन बहुत धीरे 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 मार्केट गिरा, उसमें मोमेंटम नहीं था, पैनिक सेलिंग नहीं हुई है। इस तरीके की जब कंट्रोल्ड सेलिंग होती है ना, तो ये बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये हमें बताती है कि ये सेलिंग आएगी। एफआईआईज़ सेलिंग में हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं,
वो अपना स्वीट टाइम लेकर सेल करेंगे, यानी कि बीच बीच में राइज भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का टर्नओवर डाउन था और इतनी फॉल हमें देखने को मिला। तो इसलिए कोई विशेष व्यू नहीं है, लॉन्ग हमें नहीं जाना है, भले ही रैली है, शॉर्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आज इतने दिनों के बाद एक बार हमें फॉल देखने को मिला, मैं एक फॉलोअप सेलिंग भी देखना चाहूँगा। और जो हमारा नियरेस्ट टॉप है का लेवल है वो वही है 25,165, यही हमें नियर टर्म हमारा टॉप है।